class 8 civics chapter 1. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारा जो चैप्टर 1 है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फुटबॉल, अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली heard of or even played. As the name suggests, this is game that involves the player's feet. According to the rule of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. ठीक है ना. हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे एक फुटबॉल गेम से, जिसके बारे में आपने सुना होगा और कुछ लोगों ने खेला होगा. फुटबॉल का मतलब ये है कि ये पूरा जो गेम है वो फुट या फीट से खेला जाता है. अगर कोई भी प्लेयर एक्सेप्ट गोलकीपर के अगर उस बॉल को हाथ से टच कर लेता है तो उसको फाउल माना जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है देखो. सो इफ द प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड एंड पासिंग इट अराउंड देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर. और अगर वो हाथ से बॉल को इधर उधर पास कर रहे हैं तो वो फुटबॉल नहीं खेल रहे. सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. ठीक है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, हर गेम का अपना एक रूल होता है. ठीक है, ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम. और जब हम रूल्स देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वो क्या गेम खेल रहे हैं. एंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर. और एक गेम से दूसरे गेम के बीच में जो अंतर है डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, उसके बीच में हम डिफरेंस पता लगा सकते हैं. As these are fundamental to the game, we can also call them a constitutive rules of the game. इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, constitutive rules of game भी बोल सकते हैं. Like this game, our society also has constitutive rules. उसी तरह से समाज सोसाइटी के भी कुछ constitutive rules होते हैं that make it what it is and differentiate it from other kind of society. और एक समाज को ये rules होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो होते हैं वही एक समाज को समाज बनाते हैं और एक समाज को दूसरे समाज से डिफरेंट करते हैं. हमें पता चलता है कि ये समाज कहते हैं ना, हमारे समाज के तो भैया ये कानून है, तुम्हारे समाज का होगा. ठीक है, तो हर समाज को जो एक समाज को दूसरे समाज से जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं. ठीक है, इन लार्जर सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर. जब लार्जर सोसाइटी होते हैं वहाँ पे अलग अलग समुदाय के कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं. दिस रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कॉन्शियसनेस एंड इन मॉडर्न सोसाइटी दिस कॉन्शियसनेस इन यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म. और ये जो रूल्स बनते हैं ये जो जितने भी लोग होते हैं उनके कॉन्शियसनेस से बनते हैं. और ये कॉन्शियसनेस जो होता है ये ज़्यादातर रिटर्न फॉर्म में होता है या रिटर्न डॉक्यूमेंट के रूप में होता है. और ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. जिसमें हम रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें हमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मिलते हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है, ये बता रहे कि हमने 6th और 7th में क्या क्या पढ़ा है. लेकिन अभी हम पढ़ के आ चुके हैं. नाउ वी आर रीडिंग स्टडिंग इन 8th क्लास. तो हम पढ़ते हैं व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. ठीक है, In 1934, the Indian National Congress made the demand for the Constituent Assembly during the Second World War. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी. The assertion for an independent Constituent Assembly fought only for Indian gained momentum and this was convened in December 1946. ठीक है ना, और इसको 1946 में एक्चुअल में काम पे लगाया गया. द फोटो, ठीक है, आपको फोटोज बता रहे हैं. बिटवीन December 1946 एंड November 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है, 1946 से लेकर 1949 तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उन्होंने आज़ाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट. ठीक है, और हमें एक आज़ादी दी गई कि हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकें. एट लास्ट आफ्टर 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. ठीक है, और एक 150 साल के हम लोग ब्रिटिश रूल के स्लेवरी के बाद से हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और हमारा टास्क था जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का आइडियल था उसको हम कैसे पूरा कर सकें. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो सपने देखे थे, उनके जो आदर्श थे, उनको पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया.
ठीक है, ये सब है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज वर्ल्ड में हर कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो डिपेंड करता है, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होना डेमोक्रेटिक कंट्री की कोई निशानी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेज, ठीक है, उसके बहुत सारे एम हैं और पर्पजेज हैं। Number one, first it lays out certain ideals that form the basic of the kind of country that we as citizens aspire to live in. ठीक है, वो हमें वो आइडियल्स बताते हैं, हमें वो आदर्श बताते हैं जिस पे बेस कर कंट्री और उसके जो सिटीजन है वो रहना चाहते हैं। और पुट अनदर वे, अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज, कि हमारे समाज के क्या फंडामेंटल नेचर है। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. ठीक है, कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, कुछ जो बिलीव्स होते हैं वो शेयर करते हैं, और कुछ ऐसे बिलीव होते हैं जिन पे वो सब लोग एक साथ एग्री नहीं करते। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all person in the country can agree upon the basis of the way in which they want the country to be governed. ठीक है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उस कुछ उन सेट ऑफ रूल्स को, प्रिंसिपल्स को तैयार करता है जिस पे कंट्री के ऑल द पर्सन एग्री करते हैं कि हाँ, हमारी कंट्री इस बेस पे गवर्न होनी चाहिए, इस बेस पे शासित होनी चाहिए। This includes not only the type of governance but also an agreement on certain ideas that they all believe the country should uphold. ठीक है, वो यही नहीं बताती है कि हमारे किस टाइप की गवर्नमेंट है, बल्कि वो ये भी बताती है कि कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कुछ आइडियल्स पे एग्रीमेंट होते हैं जिस पे कंट्री खड़ी होती है। ठीक है, जिस पे मतलब कंट्री में जितने भी रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं वो उस आइडिया को अपहोल्ड करते हैं। क्लियर? सेकेंड, अगर हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन अ रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। ठीक है ना, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे एक नेबर कंट्री नेपाल का, जो अभी तक क्या थी, मोनार्की थी। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था उसमें यह कहा गया था कि जितनी भी फाइनल डिसीजन होंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, राजा के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन है पर क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं। ठीक है, A people movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006, the final success is putting an end to the power of king. और वहाँ पे बहुत सारे दशकों तक, डेकेड मतलब कितने सालों तक वहाँ पे डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए संघर्ष होता है, और फाइनली 2006 में वो सक्सेड होते हैं वहाँ पे जो राजा का पावर है उसको एंड करने में, इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ किंग। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. अब लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था जिसमें वहाँ पे वो डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट कर सकें। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want नेपाल टू बी। ठीक है, उन्होंने वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं आगे बढ़ाया या उससे क्यों नहीं कंटिन्यू किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नेपाल वैसे गवर्न हो जैसे वो पहले होता था, एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। और वो चाहते थे कि नेपाल उस तरीके से गवर्न हो जैसा वो चाहते हो, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। As in the game of football, in which a change in the constitutive रूल्स विल चेंज द गेम टुगेदर ऑल टुगेदर। अगर हम फुटबॉल के गेम को ही चेंज करें, हम बोलते हैं हर प्लेयर हाथ लगा सकता है, आर्म लगा सकता है, तो उसके पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। पीपल बाई मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर इन द न्यू सोसाइटी।
अगर हमें अपने कंट्री को मोनार्की से डेमोक्रेटिक कंट्री में चेंज करना है तो हमें उस समय के जितने भी उस कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं उनको पूरी तरह से चेंज करके एक नए रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे एक नई सोसाइटी की स्थापना की जा सके. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. और यही वजह थी कि जो नेपाल के लोग थे उन्होंने 2015 में अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया. द कैप्शन अलॉन्ग साइड एलोबरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर, ये पूरा जो है ये बताता है कि कैसे नेपाल ने संघर्ष किया. इसको हम लोग बाद में क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अभी मेन चीज़ डिस्कस करते हैं. ठीक है बेटा. The second important purpose of the constitution is to define the nature of country's political system. और सेकेंड पर्पज है उसका, सेकेंड एम है कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता था, कंट्री में राजा का रूल होगा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रूल होगा. इन कंट्रीज दैट हैव एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है ना. तो काउंसिल में से इन कंट्रीज दैट हैव एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिट. ठीक है ना. जिन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न शुड मेकिंग विद दिस द गवर्न शुड डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी. सॉरी. हाँ. तो अब जैसे हम अगर कोई भी कंट्री अगर ये बोलती है कि अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनेंगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. वो कुछ गाइडलाइंस देता है. ठीक है. जिसके जितने भी गवर्नर डिसीजन होते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन बनाती है विद इन सोसाइटी, वो उस गाइडलाइन के अंडर में ही बना सकती है, उससे बाहर जाकर नहीं बना सकती. ठीक है. इस लाइन को मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ, उसको फिर से समझ लो एक बार. ठीक है ना. इन कंट्रीज दैट हैव एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे कंट्रीज जिन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है. ठीक है. और पोलिट. ठीक है. पोलिट अपनाया या डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ क्रूशियल रोल प्ले करता है. क्या, कैसे? बाई लेइंग अ सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन. कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होती है दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी, और जिसमें गवर्नमेंट को जो भी डिसीजन लेना होता है वो इन्हीं गाइडलाइंस के अंडर में लेना होता है. इससे बाहर जाके वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ. ठीक है. हम डेमोक्रेसी में अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए डिसीजन लेते हैं. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this. और हमेशा ये डर रहता है कि जो ये लीडर्स हैं या जिनको हमें चुन के बैठा है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. और इससे हमें कौन बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि उनको वो उतने ही पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है. This misuse of authority can result in gross injustice and as demonstrated in the class situation below. जैसे नीचे क्लास में देखो स्टोरी है ना. सुरेश इज द क्लास मॉनिटर. ही इज़ अ बुली. मतलब वो थोड़ा शैतान टाइप का बच्चा है. हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फाउंड ऑफ हिम. उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते. मिस्टर राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क. ठीक है. किसी अर्जेंट काम के लिए मिसेज राव जो क्लास टीचर है उनको क्लास छोड़ना था. She asked Suresh to mind the class. Suresh start picking on Anil. ठीक है ना. और सुरेश को क्लास माइंड करने के लिए छोड़ के गए. सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल. टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिस्टर राव. उसने बोला आज मैं तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ. बट व्हाट आई हैव डन. मैंने क्या किया है? मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. ठीक है. जैसे ही मैम आई उसने बोला कि ये बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था. अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम. टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको बोला कि आज छुट्टी के बाद आप स्कूल में रहोगे और आपको 100 टाइम लिखना पड़ेगा कि मैं अपनी क्लास को कभी अपने मॉनिटर की बात को कभी डिसोबे नहीं करूँगा. बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग. आई डिड नॉट डू एनीथिंग. वो बोलता रहा कि मैम मैंने कुछ नहीं किया.
तो यहाँ जो मॉनिटर था उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो यही डर डेमोक्रेसी में होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहीं अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करें। और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो गाइडलाइंस होते हैं जिसके बियॉन्ड जाके, ठीक है, या हमें उसके अंदर ही कुछ कानून वगैरह बनाने होते हैं। हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ होते हैं, लॉ होती हैं, डिसीजन होती है गवर्नमेंट की, वो विद इन गाइडलाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइन के अंदर ही लिया जाता है। In democracy society, the constitution often lays down rules and that guard against this misuse of authority by our political leaders. आ गया? और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स लिखे रहते हैं जो हमें गार्ड करते हैं, जो हमें बचाते हैं कि अथॉरिटी अपने अपने पावर का या पॉलिटिकल लीडर्स अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करें। क्लियर? और ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं कि हम लोग ने 8 में पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कैसे, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया गया उसके लिए कि हमारे जो पावर है, हमारे जो राइट्स हैं उनको बचाया जा सके। उसके लिए उन्होंने क्या दिया है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right to equality to all persons and say that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू इक्वलिटी दिया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव, ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे? धर्म के ग्राउंड पे, रेस, जाति, कास्ट, रेस होता है मतलब रेसिज्म बोलते हैं, ठीक है, जैसे अफ्रो अमेरिकन के अफ्रीका से आए हुए अमेरिकन ब्लैक्स जो होते हैं ना, ऐसे रेस होता है। कास्ट, जेंडर तो आप लोग जानते हो, मेल और फीमेल। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ, उसके आधार पे आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अधिकार हमें फंडामेंटल राइट के रूप में हमें किसने दिया है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। क्लियर? Another important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group। ठीक है, एक और इसका काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखता है कि डोमिनेट ग्रुप जो है वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिससे जो कम पावरफुल लोग हैं उनको उससे नुकसान हो रहा है। उससे भी कौन बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कि डोमिनेट ग्रुप की वजह से, जैसे इसमें पहले हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। द गेम पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन। अब गेम पीरियड होने वाला है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। ठीक है, लड़कियों ने बोला कि आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं। नो, वी विल प्ले क्रिकेट। बॉयज़ ने बोला नो, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। ओके, द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड। उन्होंने बोला जो ठीक है, हम हाथ रेज कर लेंगे, जो जिसकी मेजोरिटी होगी वो हम खेल लेंगे। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। लड़के ज़्यादा हैं। ही वी हैव वन। ठीक है ना। वी ऑलवेज हैव टू डू वाट द बॉयज़ वॉन्ट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। और देखो मेजोरिटी जीत गई, लेकिन मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो डैट आवर विशेज आर ऑल्सो टेन। इसलिए कुछ अलग तरीके से मैम को डिसीजन लेना चाहिए था जिससे लड़कियों की बात भी सुनी जाती। इसी तरीके से सोसाइटी में क्या होता है, अगर हम हर चीज़ हम मेजोरिटी बेस पे अगर चुनते हैं तो कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें ऐसी पॉलिसीज़ बन जाती हैं जो माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो इसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर आ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। तो मेजोरिटी से अगर हम सारे रूल्स और डिसीजन बनाएंगे तो ज़्यादातर रूल्स एंड डिसीजन ऐसे बनेंगे जो माइनॉरिटीज़ को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, जो माइनर होते हैं, जो कम संख्या में होते हैं, जिनको अल्पसंख्यक बोले जाते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट चला जाएगा। The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स बनाती है जो ये देखती है कि जो चीज़ मेजोरिटी को रूटीनली मतलब लगातार मिल रही है उससे माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड ना किया जाए। पर अल्पसंख्यक मेजोरिटी के साथ साथ अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए।
Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny और domination. ठीक है, हम tyranny और domination से भी बचाने का काम करते हैं बाय द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी. ठीक है, मेजोरिटी को माइनॉरिटी के ऊपर जो डोमिनेशन होता है उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है. हम माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर सकते. दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर. ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे अगर हम पुराने ज़माने में जाते हैं तो जो अपर कास्ट वाले थे वो लोअर कास्ट को डोमिनेट करते थे, उनके बेचारों के कोई राइट्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे. लेकिन क्या आज कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए ऐसा हो सकता है? क्या कोई भी अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट को डोमिनेट कर सकता है? क्या कोई भी रिलीजियस दूसरे रिलीजियस को डोमिनेट कर सकता है? नहीं. ठीक है, तो एक मेजोरिटी क्लास का जो माइनॉरिटीज क्लास को डोमिनेट करने का नेचर है उससे भी उसको वो प्रिवेंट करता है. दिस कैन इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी. ठीक है, अब सेम कम्युनिटी में भी होता है. कई बार हम लोग देखते हैं हिंदू में कास्टिज्म के आधार पर हम डोमिनेट करते हैं. कई बार हम देखते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होता है कि तुम उस समाज के हो, मैं उस समाज का हूँ. इन सब से हम लोगों को बचा लेता है. कोई किसी को, कोई भी मेजोरिटी ग्रुप किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को किसी भी हालत में या किसी भी सिचुएशन में डोमिनेट नहीं कर सकता. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमसे ही बचाता है. इसका मतलब क्या है? What is meant by this is that we might at time feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us guard against this. कब सोचो हमें कोई एक इशू आया, हमारे पे कोई एक मुद्दा आया, उस समय तो लगा हमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन मे बी जब हमने उस पर डिसीज़न ले लिया तो हमें पता चला कि लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है. इसके पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं अच्छी तरह समझाती हूँ. शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीज़न टू मेक. वो एक फिक्स में था, मतलब उसको एक डिसीज़न लेना था, तो वो उदयपुर में थी क्या डिसीज़न ले. आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट. कल कोई टेस्ट है, उसके 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं. बट इट इज़ अ टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम. और इस समय मैं टीवी प्रोग्राम भी देखना चाहती हूँ. आई एम डाइंग टू वॉच इट. मैं उस फेवरेट प्रोग्राम को देखना चाहती हूँ. बट इफ़ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न. अगर मैं टीवी देखती हूँ तो मेरे को रिविज़न करने का टाइम नहीं मिलेगा. शबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरी. तो उसकी मम्मी ने पूछा तुम इतनी चिंता में क्यों. आई वॉन्ट टू वॉच दिस टी वी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो. इफ़ यू ऑल वॉच टी वी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच. आई हैव एन आइडिया. वॉट इफ़ नो वन वॉचेज टी वी टू नाइट देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड. ठीक है, उसने बोला कि मेरे को टीवी देखना है और आप लोग सब भी टीवी देखोगे तो मेरा मन भी टीवी देखने का करेगा. इससे अच्छा हम लोग कोई भी इस टीवी को नहीं देखते. इट इज़ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी. देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स. ठीक है ना. और जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसने को लगा कि हाँ उसका जो डिसीजन था वो सही था, क्योंकि उस चैप्टर से 2 चैप्टर जो उसको रिविज़ाइज करने थे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. आप लोग तो टीवी देखते ना बेटा, आप लोग थोड़ा ना पढ़ते कि वही नहीं 2 नंबर कम आ जाएंगे तो क्या हुआ. ठीक है. Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on a larger principle that the country believes in. इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे डिसीजन लेने से बचाता है जो उस समय के लिए तो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अगर हम लार्जर में देखते हैं, हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strong feel that party politics have become an acrimonious that we need a strong dictator to set this right. ठीक है, कई बार जब डेमोक्रेसी में रहते हैं तो लगता है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अपने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए वो काम करते हैं, तो क्यों ना हम डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दें. Swept by this emotion, they may not realize that in long run, dictatorial rule goes against all their interests. और वो इस बात को भूल जाएंगे कि लॉन्ग टर्म में ये जो डिक्टोरियल रूल है वो हमारे सारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाना शुरू कर देगा. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. और जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये नहीं कि लोगों की सोच के साथ साथ उसको आसानी से बदला जा सकता हो. It does not allow for an easy overthrow of provision that guaranteed right of citizen and protect their from. ऐसे प्रोविज़न, ऐसी व्यवस्था जो की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो लोग सिटीज़न को कुछ राइट्स देती है और उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे प्रोविज़न को आसानी से हम उसको अमेंड नहीं कर सकते या हम उसको हटा नहीं सकते.
इस ऊपर के हम डिस्कशन से हमें पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्यूचर। तो पहली बात तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डेकेड। हमने एक बहुत लंबा स्ट्रगल किया ब्रिटिशर से आज़ादी पाने के लिए। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining a had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free Indian would be like. जब हम ये स्ट्रगल कर रहे थे तो बहुत से नेशनलिस्ट जो थे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, वो इमेजिन कर रहे थे कि जो आज़ाद भारत होगा वो कैसा होगा। और उसके लिए सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे थे बल्कि प्लानिंग भी कर रहे थे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। ठीक है, ब्रिटिश रूल में उनको वो सारे रूल्स ओबे करने पड़ते थे जिनमें या तो बहुत थोड़ा बहुत उनकी बात मानी जाती थी। ज़्यादातर हमारे पर वो जो रूल्स थे वो फोर्सफुली हमसे ओबे कराए जाते थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authority sorry beta the long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally। ठीक है, द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन मतलब होता है निरंकुश शासन, जहाँ पे जो हम लोग एक तरह से ब्रिटिशर्स के स्लेव थे। कैसे स्लेव थे? क्योंकि वी वोंट हैव एनी राइट्स, हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। वी वोंट हैव राइट्स, वी इवन डोंट हैव एनी सेइंग, हमें गवर्नमेंट में कुछ कहने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए हमने एक कन्विंस थे कि जब भारत आज़ाद होगा तो वो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, वे इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा, एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और सबको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि हमारी ना तो सेइंग थी, हम ना तो गवर्नमेंट में कुछ बोल सकते थे, ना हमारे कोई राइट्स थे, ना कोई ड्यूटीज़ थी। मतलब ड्यूटीज़ तो थी, राइट्स नहीं थे, हमारे कोई अधिकार नहीं थे। ठीक है, हमें जो भी रूल्स बनाते थे उनको फोर्सफुली ओबे करना पड़ता था। What remained to be done then was to work out the ways in which democratic government would be set up in India। अब हमें सोचना था कि कैसे हम भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकें। This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक व्यक्ति ने नहीं किया था, इसमें ग्रुप ऑफ अराउंड मतलब लगभग 300 लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में 1946 में चुने गए थे। ठीक है, और पीरियडिकली समय समय पर वो मिलते थे और 3 साल में उन्होंने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। दिस मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। उनके सामने एक बहुत बड़ा काम था। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड अ डिस्टिंक्ट कल्चर। भारत में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग धर्मों को मानते थे और उनके कल्चर भी अलग अलग थे। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीन रिटर्न इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय भारत की स्थिति बहुत ही टर्मोइल थी या उथल पुथल थी। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमीनेंट। ठीक है ना, भारत का बंटवारा हो गया था 2 पार्ट्स में, इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो डिसाइडेड नहीं थे कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। एंड द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ द पीपल अपीयर डिसमेल। और हमारी जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी पीपल की वो भी बहुत एकदम बहुत गरीब, मतलब इंडिया की जो सोशल इकोनॉमिक हालत थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। डिसमेल मतलब होता है बहुत जीर्ण अवस्था में पहुँच जाना, एकदम ख़राब अवस्था में पहुँच जाना। ऑल ऑफ दिस इशू प्लेड
ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जितनी भी सिचुएशन थी कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये प्ले हो रहा था कि कैसे इन सब से उबारा जा सके या कैसे इन लोग इन सब चीज़ों को फेस किया जा सके, ठीक है, जिस समय वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity। ठीक है ना। और ये जितनी भी ओकेज़न आए उसके वजह से भारत को एक इतना अच्छा डॉक्यूमेंट के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डॉक्यूमेंट मिला जो हर स्टेट की, हर व्यक्ति की, हर रिलीजन की, हर कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करता है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट कंसर्न फॉर इरेडिक्टिंग पॉवर्टी थ्रू सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative। और एक और चीज़ था, उन्होंने इसमें ये भी ध्यान दिया कि कैसे हम जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म करके जो पॉवर्टी है, गरीब जो देश में गरीबी है, उसको ख़त्म किया जा सकता है और कैसे लोग एक क्रूशियल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में ना। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम अब पॉइंट्स में समझेंगे। ठीक है, नंबर 1 फेडरलिज्म। सबसे पहला फीचर है फेडरलिज्म। दिस रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। ठीक है, जहाँ पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते बल्कि टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जहाँ पे जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो वन लेवल में नहीं बल्कि 2 और मोर लेवल में डिवाइड किया जाता है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल में है, और थर्ड है पंचायत राज इन द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा जो पावर है वो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया meant that a system of government meant the system of government The vast number of communities in India mean that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in a capital city of Delhi and making। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए कानून बनाना आसान थोड़ी ना है। डिसीजन फॉर एवरीवन। ठीक है, दिल्ली में बैठ के पूरे कंट्री के लिए डिसीजन लेना आसान बात नहीं है और ना ही होना चाहिए। Instead, it is important to have another level of government in the state so that decision could be made for a particular area। इसलिए उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होना चाहिए और हर स्टेट के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिससे वो पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड डिसीजन ले सके। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं राजस्थान की प्रॉब्लम वाटर है, ठीक है ना, तो हो सकता है दूसरे स्टेट की प्रॉब्लम कुछ और हो। अब दिल्ली से बैठ के सब स्टेट के लिए एक जैसा डिसीजन ले, दिल्ली अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक जैसा डिसीजन लिया जाएगा, तो क्या हर स्टेट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? नहीं। लेकिन अगर हर स्टेट को पावर दिया जाए कि आप अपने एरिया की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, while each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues subject of national concern require that all of these state follow the laws of the central government। ठीक है, हर स्टेट को एक ऑटोनॉमी पावर दी गई है कि अपने पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड वो कानून बना सकती हैं उनके। ये हमने अब लोग आगे जाके भी पढ़ेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट हैं, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए उन पे स्टेट जो होता है वो कानून बना सकता है। लेकिन अगर नेशनल कंसर्न है, कोई भी ऐसा इशू है जो नेशनल पूरे नेशन से संबंध रखता है, तब उसमें हर स्टेट को किसका रूल फॉलो करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। लाइक अगर अभी आप देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, रिसेंट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक में अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो हर स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल्स द इशू दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। मैंने पहले ही बताया था, लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है जो सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी।
लेकिन अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो यूनियन लिस्ट का वर्क करता है, यूनियन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है वो वर्क करता है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फॉर द वर्क दैट इट डज। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हर गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो एक्चुअली हम पंचायत को हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके दो पार्ट होते हैं, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है ना, तो इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलेंगे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, इन तीनों का ये भी लिखा हुआ है कि ये जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे उसका पैसा उनको कहाँ से मिलेगा। अंडर फेडरलिज्म the state are not merely agent of the federal government but draw their authority from the central government as well, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। वो सिर्फ उनके सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट में जो होते हैं स्टेट के मेनली एजेंट नहीं होते। अब देखो इसमें एजेंट क्या होता है, अब हम फेडरल फॉर्म की जगह एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है यूनिटरी। यूनिटरी में क्या होता है, जितनी भी स्टेट को पावर मिलती है वो सेंट्रल से मिलती है, सेंट्रल जब चाहे पावर दे, जब चाहे उससे पावर वापस ले ले। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में उनको पावर किससे मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, इसलिए सेंट्रल जब चाहे उनसे पावर नहीं छीन सकता। ऑल पर्सन इन इंडिया गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और जितने भी लोग हैं भारत के, जितने भी सिटीज़न हैं, वो इन अलग अलग लेवल्स के जो गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती हैं, उनके द्वारा गवर्न किए जाते हैं। सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द different tiers of government that you just read about consists the representative parliamentary form of government. The different tiers of government that consist of representative who are elected by the people. हमारे जितने भी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या पंचायत राज हो, ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हम उनको चुनकर भेजते हैं, हमारे वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। Parliamentary form of government. The different tiers of government that consist of representative who are elected by the people. जितने भी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन लिस्ट के हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट के हो, या फिर वो म्यूनसिपैलिटी को या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, वो ज़्यादातर किसके द्वारा चलाए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाए जाते हैं। और उन रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करता है, वी द पीपल ऑफ द कंट्री, हम जो भारत के नागरिक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस फॉर ऑल सिटीजन। यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस होता है ऑल द पीपल ऑफ इंडिया 18 और मोर देन 18 ईयर्स हैव द पावर टू वोट। कोई भी भारत का नागरिक जो 18 साल का है या 18 साल से ज़्यादा का है उसे वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। When they are making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies, ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, वो ये मानते थे कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसने लोगों के माइंडसेट को तैयार कर दिया है कि वो यूनिवर्सल एड्रेस सरफेस का यूज़ कर सके। और सबसे बड़ी बात, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको एनकरेज मिलेगा डेमोक्रेटिक माइंडसेट का, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज़्यादा बेटर समझेंगे। और जो क्लचेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, क्लास है, जेंडर हेयरकाइज है, उनका जो क्लचेज है, क्लचेज मतलब जकड़, ठीक है ना, या उनकी पकड़ जो है, उससे कहीं ना कहीं भारत छूट पाएगा। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। हम डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं कि हमें किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। सिर्फ हम चुन ही नहीं सकते, बल्कि चाहे हम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्रेड के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो, हम इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, हम कंटेस्ट भी कर सकते हैं। देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं वो हम लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल मतलब उन्हें अपने हर एक्शन का जवाब देना पड़ता है। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो क्या 5 साल बाद फिर हम उनको चुनेंगे? नहीं। तो दे आर अकाउंटेबल। सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे पास 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट।
कौन कौन से? दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनकर भेजते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो जितने भी लॉज वगैरह बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। थर्ड इज जुडिशरी। द जुडिशरी द सिस्टम ऑफ कोड इन द कंट्री, इन दिस कंट्री। कंट्री में जो कोर्ट का सिस्टम होता है, जो ये देखते हैं कि जो कानून बने वो सही है नहीं है, हाँ, और कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई पॉलिसी तो नहीं ला रही है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुँचाए, ये सब देखने का काम जो करते हैं। या जो अगर हमारे हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट छीन लिया गया है या हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुँचाए तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट to the system, in order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution say that each of these organ should exercise different power. ठीक है, किसी भी एक को पूरा पावर नहीं दिया गया। अब लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, कोई भी लॉज बनाना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है ये देखना कि जो लॉज बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। तीनों को अलग अलग काम दिया गया है। ठीक है ना। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। और ये जो पावर डिवाइड कर दिया क्या, ये जो हमने पावर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई, तीन ऑर्गन्स में डिवाइड कर दी गई, इसकी वजह से ये एक दूसरे को चेक करते हैं। चेक मतलब इनको पावरफुल होने से रोकते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि तीनों का जो पावर है वो बैलेंस बना रहे, तीनों के पावर में बैलेंस बना रहे। Fundamental rights. The section on fundamental rights has often been referred to as a conscience of the Indian Constitution. मतलब फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है उसको कॉन्साइंस बोला जाता है। ठीक है ना। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ certain suspicion of a state in the mind of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. ठीक है ना। कॉलोनियल रूल में हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, इसलिए हमारे जितने भी नेशनलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि लोगों को वो पावर दिया जाए जिससे जो इंडिपेंडेंट स्टेट में कोई भी मतलब वो चाहते थे कि रिटर्न राइट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो अधिकार लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर, कोई भी अपने अधिकारों का मिसयूज़ ना कर सके। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, किसी भी आर्बिट्रेरी एब्सोल्यूट मतलब निरंकुश शासन से ऑफ द स्टेट से हमें बचाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट आवर इंडिविजुअल। ठीक है ना। वो हमें स्टेट के पावर से मतलब इंडिविजुअल को जो होता है वो स्टेट कोई हमारे हमारे मतलब स्टेट जो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे उससे बचाता है, और कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करे उससे हमें बचाता है। ठीक है ना। Moreover, the various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their group. ठीक है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ राइट्स होने चाहिए जो उनके ग्रुप को बचाया जा सके। ये चीज़ मैं आपको जब ये राइट टू अभी अधिकार समझाऊंगी, फंडामेंटल राइट समझाऊंगी तब बेटर समझ में आएगा। Dr. Ambedkar has said that these fundamental rights, their object is twofold. ये जो fundamental rights दिए गए हैं इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights. ये एक वो पोजिशन है जिसमें हर सिटीजन इन राइट्स को क्लेम कर सकता है, मतलब हर व्यक्ति को ये अधिकार मिलेगा, किसी को भी इससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता, इस अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता। And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. और साथ के साथ जितने भी अथॉरिटी है जिनको पावर है, जिनके पास पावर है लॉज बनाने का, उनको बाइंड करेगा, बाइंड मतलब उनको बाउंड कर देगा कि वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जो इन फंडामेंटल राइट्स से लोगों को डिप्राइव या सिटीजन को डिप्राइव करता हो। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy.
फंडामेंटल के राइट के साथ साथ एक और सेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform. ये जो सेक्शन था वो डिज़ाइन किया गया था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जा सके एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, ठीक है ना। और गाइड मतलब एक तरह से गाइड मतलब होता है निर्देश देना या कुछ बताना, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी फॉर द ऑफ द मासेस, कि वो जब लॉज बनाए पॉलिसीज़ बनाए तो इन बातों का ध्यान रखें कि कैसे अपनी पॉलिसीज़ के द्वारा या लॉ के द्वारा वो पॉवर्टी, लोगों मासेस मतलब लोगों की जो गरीब है उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेकुलर स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का मतलब हम जिस स्टेट को बोलते नहीं, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं डैट मीन्स कंट्री, ठीक है ना। तो सेकुलर स्टेट का मतलब है वो कंट्री जिसका अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अदर टू, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट टू रूल अस, ठीक है। अब हमें इतना सब कुछ पढ़ने का हमारे समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऐसे आइडियाज़ देता है, ऐसे आइडियाज़ देता है जिसके अनुसार हर सिटीजन जिसको मानता है अदर करता है, टू इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव डेट वी इलेक्ट टू रूलर्स, और जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं उनको इलेक्ट करने में और रिप्रेजेंटेटिव को भी वो सारे रूल्स मानने पड़ते हैं। वो अपनी मर्जी से अपने अपने थॉट से वो काम नहीं कर सकते, उनको जो भी पॉलिसीज और लॉज बनाना होता है वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पोलाइटी। हमारे जो नए नए मतलब जो भी समाज में चेंज हो रहे हैं या जो शासन में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से अब हम 1950 में जो था वो आज नहीं है, तो समय समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, उसमें चेंज लाया गया है। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और जब हम बड़ी मात्रा में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज देखते हैं तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल नेचर ऑफ कंट्री के फंडामेंटल में भी चेंज होता है। जैसे हमने छोटे मोटे अमेंडमेंट किए, लेकिन हमने देखा नेपाल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया, यानी कि पूरा नेचर जो था कंट्री का, फंडामेंटल नेचर जो था वो चेंज किया गया। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव, ठीक है। हमने देखा अलग अलग हमें कॉन्स्टिट्यूशन का बताया गया, ठीक है। अब देखो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रोवाइड किए गए, या हमें प्रोवाइडेड बाय द हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स दिए। पहला है राइट टू इक्वलिटी, all persons are equal before the laws, this means that all persons shall be equally protected by the laws of the country, ठीक है ना। लॉ के सामने सब इक्वल हैं और हर व्यक्ति को लॉ के सामने प्रोटेक्ट किया जाएगा। It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste और sex, ठीक है। उनके कास्ट, रिलीजन और सेक्स के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। Every person has access to all public places, including playground, hotels, शॉप्स एक्सेट्रा। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति एक्सेस में ना पहुँच होगी। ये नहीं कि हम किसी को बोलें कि नहीं तुम नीची जाति को, तुम प्लेग्राउंड में नहीं आ सकते, होटल में नहीं आ सकते, नहीं। एवरी पीपल हैज़ एन एक्सेस। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नौकरी के संबंध में जो कंट्री है, स्टेट है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। बट देयर आर एक्सेप्शन टू दिस दैट यू विल रीड, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है जिसको हम बाद में रिजर्वेशन बोलते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो एक्सेप्शन है कि हमने कहा है ना कि कुछ सीट्स होती हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं SC ST OBC के लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने का अधिकार है और हम जो भी फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हमें संगठन बनाने का अधिकार है। द राइट टू मूव फ्रीली, ठीक है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार विद इन कंट्री, अपने देश में। एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं।
एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी काम को अपना सकते हैं, ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं और बिजनेस अपना सकते हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, हाँ, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बिजनेस हम अपना सकते हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ठीक है, हम इंसानों को बेचना और खरीदना प्रोहिबिट करते हैं. ठीक है, रोकता है. फोर्स लेबर, किसी से जबरदस्ती काम करवाने से रोकता है. फोर्स लेबर मतलब है कि बिना पेमेंट दिए, बिना पैसे दिए, वेजेस दिए किसी से काम कराना. एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज. किसी भी छोटे बच्चे से, 14 साल से नीचे बच्चे से काम कराना भी एक्सप्लॉयटेशन में आता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन. ठीक है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है. एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी चॉइस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भी धर्म चाहे उसको वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है. प्रैक्टिस मतलब पालन करना, प्रोफेस मतलब उसके बारे में उससे जरूरत, प्रोफेस करना मतलब होता है कि उसको आगे बढ़ाना. एंड प्रोपेगेट करना, प्रचार करना. ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल द माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. ठीक है, कोई भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप होता है, रिलीजियस ग्रुप होता है, लिंग्विस्टिक, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए. लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट. सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें सारे अधिकार दे दिए जाए और हमारे पास ऐसा, अगर हमारे कोई अधिकार छीन रहा है और हम उसके लिए कहीं देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूट रेमिडीज़ मतलब है कि अगर हमारे किसी अधिकार को छीन लिया गया है तो हम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और हर्जाना ले सकते हैं. और इस अधिकार को क्या बोला गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर बेटा? ओके.